आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड क्या होता है सर? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही उठता है कि वाटर शेड है क्या चीज, वाटर शेड से क्या समझे हम। तो देखिए, वाटर शेड का मतलब क्या होता है, इसको एक और नामों से भी जाना जाता है। पहले तो वो सीख लो क्या क्या लिखा मिल सकता है तुम्हें। ड्रेनेज बेसिन नाम से भी जाना जाता है, और कैचमेंट एरिया भी कहते हैं इसको। कैचमेंट, सॉरी, कैचमेंट एरिया के नाम से भी जानते हैं इसको। कैचमेंट एरिया, इन नामों से भी जाना जाता है। कैचमेंट एरिया या फिर बेसिन, ड्रेनेज बेसिन या फिर वाटर शेड, ये एक ही मतलब है। ये शब्द लिखे मिले तो उनका मतलब एक ही समझना है। अब सर ये होता क्या है, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, कोई पहाड़ी एरिया है या कोई भी बारिश बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है और उससे पानी बहता 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 गलियों से, नालों से, हर जगह से बहुत तेजी से जा रहा है। अब उस वाटर को मैनेज करना है कहाँ पे? वो वेस्ट जाएगा पहली बात तो, और वो सॉइल इरोजन करता जाएगा, पेड़ पौधों को उखाड़ता जाएगा, लॉस होगा ना हमें। उन लॉस से बचने के लिए हम उस पानी को स्टोर करने का एक बढ़िया तरीका ढूंढ रहे हैं। उसके मैनेजमेंट को वाटर सेट किया जाता है। वाटर को इकट्ठा करने का एक सोर्स बनाया जाएगा जहां से उस वाटर को बाद में यूज कर लिया जाए। इस प्रोसेस को ड्रेनेज बेसिन या फिर कैचमेंट एरिया या वाटर शेड कहा जाता है। समझ में आया अभी सभी को? उस जो वेस्ट जाने वाला पानी है जो हमें लॉस करता जा रहा है, उसको इकट्ठा करके उसको यूजफुल बनाने की विधि को वाटर शेड या ड्रेनेज बेसिन या कैचमेंट एरिया कहा जाता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब आगे बढ़ते हैं। देखना, वाटर शेड, ये और देखो इसके ये तीनों नाम लिख दिए गए हैं यहाँ पे। इसको वाटर शेड, ड्रेनेज बेसिन या कैचमेंट एरिया के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है देख लीजिए जरा। लिखा है, ए वाटर शेड इज एन एरिया ऑफ लैंड दैट ड्रेन्स और सीड्स वाटर इनटू ए स्पेसिफिक वाटर बॉडी विच कैन बी ए रिवर और लेक। वो कोई रिवर या लेक भी हो सकती है, कोई पॉन्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कैचमेंट एरिया छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा पानी पहाड़ी एरिया से बह के जा रहा है तो वो किसी रिवर में या किसी लेक में जाके ठहरेगा। उसके लिए वो जो वाटर शेड बनाया गया वो बहुत बड़ा होगा। अगर किसी गांव के अंदर पानी है, वो वेस्ट जा रहा है, गांव से बहता हुआ गलियों से जा रहा है, तो उसके लिए कोई पॉन्ड बनाया जाएगा। तो वाटर शेड है वो छोटा बड़ा एरिया के अकॉर्डिंग और वहां की स्थिति के अकॉर्डिंग बना लिया जाएगा। ड्रेनेज बेसिन या कैचमेंट एरिया, ठीक है सर। इट इज इंडिपेंडेंट ड्रेनेज यूनिट फॉर सोर्स वाटर रन ऑफ। जो वाटर रन ऑफ होता जा रहा है, बहता जा रहा है, जो वेस्ट वाटर जा रहा है, उसके लिए ये इंडिपेंडेंटली ड्रेनेज सिस्टम है एक तरह का बनाया गया, ठीक है जी। वन वाटर शेड इज सेपरेटेड फ्रॉम अनदर बाय ए नेचुरल बाउंड्री नोन एज अ वाटर डिवाइड और रिज लाइन। वाटर डिवाइड या रिज लाइन क्या होती है? मान लो मेरे गांव का पानी है, वो एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है, दूसरे गांव का दूसरी जगह भी इकट्ठा हो रहा है, तो उनके अंदर अपने आप ही एक नेचुरल बाउंड्री है, वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे। उसको वाटर डिवाइड या फिर रिज लाइन कहते हैं। वाटर डिवाइड या रिज लाइन कहा जा रहा है, ठीक है जी। द साइज ऑफ द वाटर शेड एरिया शुड आइडली बी 1000 to 2500 हेक्टेयर। ठीक है, 10 से लेके 2500 हेक्टेयर एरिया, 1000 से लेके 2500 हेक्टेयर के अंदर ये आइडली माना जाता है वाटर शेड अगर बना दिया जाए तो। सही है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब टाइप ऑफ वाटर शेड डिपेंडिंग ऑन द साइज, ड्रेनेज, शेप एंड लैंड दैट यूज्ड इन अ पैटर्न। देखना भाई, अब जो शेड बनाए गए हैं वाटर शेड, वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं उन पे कुछ चर्चा है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, मैंने देखा है। अब जो वाटर शेड होते हैं वो सर 5 टाइप के होते हैं। एक मैक्रो वाटर शेड कहलाता है, सब वाटर शेड कहलाता है, मीली कहलाता है, माइक्रो कहलाता है और मिनी कहलाता है। मिली मिनी अलग है, मैक्रो माइक्रो अलग है, ठीक है। ऐसे ये 5 टाइप बनाए गए हैं सर, और इनको है ना जितने हेक्टेयर एरिया में वो फैला हुआ उसके बेस पे बनाया गया है सर, साइज के बेस पे। देखिए कैसे। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा वाटर शेड, बहुत बड़ा वाटर शेड कब होगा? जब 50,000 हेक्टेयर में फैला हो या उससे भी ज्यादा, 50,000 या उससे भी ज्यादा हेक्टेयर में फैला है तो उसको मैक्रो वाटर शेड कहा जाता है सर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सब वाटर शेड कब कहलाएगा? जब 10,000 हेक्टेयर से 50,000 हेक्टेयर के बीच में फैला हो ना जो वाटर शेड, उसको सब वाटर शेड कहा जाता है। मिली वाटर शेड क्या होता है सर? 1,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में फैला हो उसको क्या कहते हैं? मिली वाटर शेड कहते हैं सर। माइक्रो छोटा हो जाएगा सर, 100 हेक्टेयर से लेके 1000 हेक्टेयर के बीच में फैला उसको माइक्रो वाटर शेड कहते हैं। और मिनी तो सर 1 से लेके 100, मतलब 100 से कम,
लेस देन 100 हेक्टेयर भी लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको 1 से 100 हेक्टेयर के बीच में जो वाटरशेड है उसको मिनी वाटरशेड भी बोल दिया जाता है। यहां तक बताओ कोई डाउट है क्या? नहीं है तो दोबारा से सुन लो। माइक्रो वाटरशेड जो 50,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा एरिया में फैला हो। सब वाटरशेड कब कहलाएगा? 10,000 से 50,000 हेक्टेयर के बीच में तो सब वाटरशेड कहलाएगा। मिली कब कहलाएगा? जब 1000 से 10,000 के बीच में फैला हेक्टेयर में। माइक्रो कब कहलाएगा? जब 100 से 1000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। मिनी वाटरशेड कब कहलाएगा? जब 100 से कम, मतलब 1 से लेके 100 हेक्टेयर के बीच में वो फैला हुआ, तो उसको मिनी वाटरशेड कहेंगे। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो कर लोगे कवर? बिल्कुल कर लोगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे डायग्राम में सब कुछ बताया गया है वाटरशेड कैसे बनता है और क्या क्या कैसे बनाया जाता है ये सिस्टम। देखिए यहाँ पे बारिश हो रही है, ऊपर यहाँ बारिश दिखाई गई है। ये देखो यहाँ पे रेन हो रही है, ये दिखा रखा बारिश, बारिश हो रही है और इससे पानी जो बहता हुआ कहीं वहां से आ गया, यहाँ से आ गया, इकट्ठा हो रहा है और यहाँ से आ गया, इकट्ठा हो रहा पानी, या तो यहीं पे इकट्ठा हो गया। ये वाटर शेड हो गया एक छोटा सा, छोटा सा क्या बन गया? एक वाटर शेड बन गया। वाटर शेड डिवाइड हो गया अलग से। अब इसका पानी यहाँ पे नेक्स्ट में नहीं जाएगा। अब आगे और भी पानी जो बहता जा रहा है और भी अलग अलग जगहों से आता जा रहा है, मिक्स होता जा रहा है, ऐसे मिक्स होता जा रहा है और एक बहुत बड़ा वाटर शेड बन रहा है। यहाँ पे ये बन रहा, ये बहुत ही बड़ा वाटर शेड बन गया। हाँ सर ये बन गया। तो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है ना ये जो वाटर, तो ये परकोलेशन करेगा। परकोलेशन मतलब धीरे धीरे नीचे रिसाव करता रहेगा, यहीं पे रहेगा, ठहरा रहेगा, जमीन की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसको बढ़ाता रहेगा। ठीक है सर। और ये क्या दिखा रखे सर? ये बाउंड्री सी, ये जो चारों तरफ व्हाइट 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 व्हाइट, ये वाटर शेड डिवाइड है भाई। यहाँ इतने इतने एरिया के अंदर का वाटर तो इस वाटर शेड में आएगा और इससे बाहर यहाँ वाला कोई और जगह इकट्ठा होगा और इससे बाहर जो ये है यहाँ का कहीं और इकट्ठा होगा। वाटरशेड डिवाइड हो रहे हैं, बाउंड्री नेचुरल बाउंड्री बनी हुई है। इसे वाटरशेड को अलग अलग कर दिया गया। यहाँ का इधर आएगा, दूसरे का उस गांव में चला जाएगा, तीसरे का उधर चला जाएगा। ये वाटरशेड डिवाइड कर देता है, जो नेचुरल बाउंड्री अपने आप ही बन जाती है, जिसमें पानी आपस में इंटरमिक्स नहीं होते। समझ में आ गया? और ये एक वाटर शेड है जहाँ पे वाटर इकट्ठा हो रहा है। ये वेस्ट नहीं होगा, अब यहाँ से यूज कर लिया जाएगा। समझ में आया? इसको कहते हैं वाटर शेड। ये समझ में आ रहा है अभी पूरा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। वाटर मैनेजमेंट, वाटर की मैनेजमेंट कैसे की जाए, ये ही है सबसे। वाटर शेड का मेन एम ही क्या था? वाटर को मैनेज करना, ताकि जो वाटर वेस्ट जाए उसको वेस्ट ना जाने देके यूजफुल बना लिया जाए। इसी को वाटर मैनेजमेंट कहते हैं। तो देखिए वाटर मैनेजमेंट में क्या क्या बातें हैं, अब देख लो भी। वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसको पानी को इकट्ठा करेंगे, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, रेन ऑफ नहीं होने देंगे, वाटर सॉइल इरोजन नहीं होने देंगे, ऐसी चीजों को रोकना ही क्या है? वाटर मैनेजमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लैंड यूज प्रैक्टिस एंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज विद इन ए वाटर शेड। जो वाटर शेड के आसपास के नेचुरल रिसोर्सेज है उनको वाटर प्रोवाइड करना, उनको बचा के रखना, प्रोटेक्ट करना, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना वाटर की, ये सारे किस में आते हैं? वाटर शेड मैनेजमेंट में आते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एम है, जो रेन से वाटर आ रहा है, जो वेस्ट जाने वाला, उसको हार्वेस्ट करना, एक जगह इकट्ठा करके मैनेज करने के प्रोसेस को वाटर मैनेजमेंट कहा जाता है, वाटर शेड मैनेजमेंट कहा जाता है। कोई डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, एम क्या क्या थे? वाटर शेड मैनेजमेंट हो तो इससे क्या क्या बेनिफिट में हमें मिलेंगे, क्या क्या करना चाहिए? देखिए, टू कंट्रोल डैमेज रन ऑफ, जो वाटर रन ऑफ होके बाहर जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, उसको कंट्रोल करना। डिग्रेडेशन एंड देयर बाय द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर को कंजर्व करके रखना। ठीक है सर। टू मैनेज एंड यूटिलाइज द रन ऑफ वाटर फॉर यूजफुल पर्पज में, इसको यूज ले लेना, इकट्ठा करके गई, बाद में ट्यूबवेल के थ्रू या किसी भी पाइप के थ्रू उसको यूज में ले लेना। टू प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड इम्प्रूव द लैंड ऑफ द वाटर शेड फॉर मोर एफिशिएंट एंड सस्टेनेड प्रोडक्शन। देखना, जो हमारी जो लैंड है जो बची हुई है, जिसमें पानी की सुविधाएं नहीं है, उनके लिए जो वाटर शेड से पानी इकट्ठा हो रहा है उसको प्रोटेक्ट या कंजर्व या इम्प्रूव करके उस लैंड को पानी दें, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन ज्यादा पैदा किया जाए, तो इसको भी इसी में रखा गया है। टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस द वाटर रिसोर्सेज को बढ़ावा दे, उनको प्रोटेक्ट करें, ओरिजिनेट इन द वाटर शेड बनाकर। ठीक है। चेक soil erosion and reduce the effect of sediment yield on the watershed। watershed की वजह से जो पानी बहता हुआ आ रहा था बहुत तेजी से, उसको रुकावटें पैदा करके, उसको स्लो करके, कैसे भी किसी भी तरीके से soil erosion को भी से भी बचाया जा सकता है। इसके ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए और भी हैं आगे भी। हाँ तो ये समझ में आ रहे हैं सभी को? आगे देखिए।
सिक्स्थ पॉइंट है टू रिहेबिलिटाइज द डिग्रेडेटिंग लैंड। जो लैंड खराब हो रही है उसको रिहेबिलिटाइज करना, उसको मेंटेन करना, उसको वापस पुनर्जीवी बनाना, ये भी इसका एक एम है मैनेजमेंट का। टू मॉडरेट द फ्लड पीक एट डाउन स्ट्रीम एरिया। डाउन स्ट्रीम एरिया है जहां पे बहुत तेजी से पानी बह के जा रहा है, तो वहां पे फ्लड की कंडीशन है, उसको स्लो करना, मॉडरेट करने के प्रोसेस भी वाटर शेड मैनेजमेंट में आते हैं। टू इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन इन द रेन वाटर। जो रेन वाटर है उसका इनफिल्ट्रेशन या इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या था, उसको इकट्ठा रखेंगे एक जगह ताकि वो नीचे रिस रिस के जमीन के अंदर चला जाए और वहां पानी की जो कंडीशन है ज्यादा जो जल भराव हो रहा है या वाटर लॉगिंग की कंडीशन उससे बचा जा सके। ठीक है सर। टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। जो वहाँ की वनस्पति हैं, वहाँ के पेड़ पौधे हैं, वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्सेज हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करना, उनको उनके प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट लाना, टिम्बर, फोडर, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इन सबको बढ़ावा देना भी इसका एक एम है वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट। टू इनहांस द ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड वेयर एज एप्लीकेबल। जहां पे पानी की कमी है, नीचे अंडरग्राउंड बहुत नीचे, बहुत फुट पे नीचे पानी चला गया, बहुत फीट पे, तो वहां पे क्या करेंगे, पानी को इकट्ठा करके रख देंगे ताकि वो धीरे 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 इनफिल्ट्रेट होके नीचे जाता रहे और जो वाटर लेवल है वो ऊपर आता रहे। इस तरह से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की भी एक विधि है। ये समझ में आया भाई सभी को? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। समझ में आ रहा है? तो वाटर शेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या क्या है, इसमें क्या क्या मैनेजमेंट के लिए क्या क्या प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, उन पे चर्चाएं देखिए जरा। एक तो टू टर्म ऑफ पर्पज क्या क्या है, टू इंक्रीज द इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मतलब पानी अंदर जमीन के पहुंचाना है एक तो। टू इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ताकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और मिट्टी का जो कटाव है उससे, मृदा कटाव से भी बचा जा सके। ये सारे इसके एम हैं, प्रैक्टिस करी जाएंगी इनके लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वेरियस कंट्रोल मेजर आर। बहुत सारे कंट्रोल मेजर हैं जो वाटर शेड मैनेजमेंट में आते हैं। ये कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स हैं, इन पे चर्चाएं करते हैं। ये दो प्रकार के हैं, एक तो है वेजिटेटिव या फिर एग्रोनॉमिकल, और दूसरा इंजीनियरिंग बेस्ड मेजर है। तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव या एग्रोनॉमिकल मेजर्स की बातें करते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं देखना भाई। एक तो स्ट्रिप क्रॉपिंग। सर देखो भाई, कोई भी पानी बहुत तेजी से बहता हुआ आ रहा है और बहुत तेजी से बहता आ रहा है, तो उसमें जो सोइल इरोजन की, वाटर इरोजन और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, वो मिट्टी को भाग के अपने साथ ही ले जाएगा। तो हम क्या बना देंगे, स्ट्रिप्स बना देंगे। स्ट्रिप्स बना देंगे। स्ट्रिप्स की वजह से क्या होगा, उस वाटर की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। यहाँ से मान लो अप है और यहाँ डाउन है, ठीक है सर। यहाँ पानी आएगा ना बहता हुआ, तो वो बहुत स्पीड से आएगा, मिट्टी को भाग के ले जाएगा। इसलिए हमने क्या बना दिया, अलग अलग स्ट्रिप, जिससे कि जो सोइल इरोजन है वो कम हो। एक तो ये वेजिटेटिव मेजर या एग्रोनॉमिकल मेजर है। पास्चर क्रॉपिंग क्या होता है, पास्चर क्रॉपिंग का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े ग्रास लैंड तैयार कर दिए जाए, ग्रास लैंड तैयार कर दी जाए। चरगाह जो चराते हैं ना, चरगाह भूमि तैयार कर दी जाए, पास्चर क्रॉपिंग कर दी जाए, जिससे कि वो सारा घास फूस उगा हुआ है, उसकी वजह से जो जड़ों में से पानी जाते हुए सॉइल इरोजन को बचाता है। ठीक है सर। ग्रास लैंड फार्मिंग, ग्रास लैंड उगाए जाए, वही बात है, पास्चर फार्मिंग या ग्रास लैंड फार्मिंग तैयार करी जाए, जिससे कि सॉइल इरोजन जैसी प्रॉब्लम या वाटर के लॉस से बचा जा सकेगा, वाटर का यूज ज्यादा होगा। वुडलैंड क्या होंगे, बड़े बड़े प्लांट तैयार, ट्री प्लांट्स तैयार कर दिए जाए, जिनकी जड़ों के जो एंकरेज होगा वो अच्छा होगा, जिससे कि मिट्टी का कटाव से बचाव होगा। अरे समझ में आया? तो ये सारे जो, एक तो स्ट्रिप क्रॉपिंग करके वाटर की स्पीड को स्लो करके मैनेज किया जा सकता है, दूसरा पास्चर क्रॉपिंग कर दी जाए, बहुत सारे ग्रासलैंड तैयार किए जाए, ग्रास लैंड फार्मिंग कर दी जाए, जिससे कि एंकरेज बना रहेगा, वुड लैंड तैयार कर दिया जाए, जिससे बड़े बड़े लकड़ी के पेड़ होंगे वो भी इसको, वो जो वाटर शेड की वजह से इरोजन जैसी प्रॉब्लम आने वाली है उनको सॉल्व कर देंगे। अरे समझ में आया? ये थे वेजिटेटिव मीन्स और एग्रोनॉमिकल मेजर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे हैं इंजीनियरिंग मेजर्स या स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस, कैसे कैसे करी जाएगी, इस पे भी कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। देख लीजिए, सुन लो सारी बातें। कॉन्टोर बंडिंग। कॉन्टोर बंडिंग क्या होता है? कॉन्टोर बंडिंग का मतलब समझाता हूं तुम्हें। जैसे अभी स्ट्रिप वाला था ना, वैसे ही कॉन्टोर बंडिंग होती है। कॉन्टोर बंडिंग में क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे अक्रॉस नालियां बना दी जाएंगी या बॉर्डर्स बना दिए जाएंगे, अक्रॉस वाटर जहां से फ्लो होके आएगा, उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए इंजीनियरिंग प्रोसेस किया जाता है। पहाड़ी एरियो में मेनली किया जाता है। मान लो अप से यहाँ से वाटर आने वाला है और डाउन की तरफ आने वाला है, तो इसी को काउंटर बंडिंग कहते हैं। जैसे स्ट्रिप बनाना है ना, वही सेम प्रोसीजर यहाँ होता है।
अब मान लो वाटर यहाँ से आ रहा है बहता हुआ, यहाँ से वाटर बहता हुआ आएगा ना, तो पहले तो उसको यहाँ रुकना पड़ेगा, कुछ समय यहाँ बीतेगा, स्लो हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे रुकेगा, तो स्लो होता जाएगा वाटर, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे रुकेगा। तो स्पीड को क्या कर दिया गया है, मैनेज कर दिया गया है, जिससे कि मिट्टी को बहा के वो ऊपर वाले खेतों की मिट्टी को कहाँ ले जाता था, आगे आगे बहाता ही ले जाता था। उस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है कंटूर बंडिंग करके। कंटूर बंडिंग का ये फायदा होता है भाई, धीरे धीरे पानी की स्पीड स्लो हो जाएगी, स्लो कर देगा स्पीड को, स्लो डाउन स्पीड ऑफ वाटर, वाटर की स्पीड को स्लो डाउन कर देगा, जिससे कि सोइल इरोजन है, सोइल इरोजन हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अरे समझ में आया, खत्म तो नहीं होगा पर लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जिससे कि जो किसान है वो आसानी से अपनी खेती को कर पाएंगे। ठीक है सर। ट्रेसिंग क्या होता है, ट्रेसिंग का दूसरा नाम है स्टेप क्रॉपिंग। स्टेप क्रॉपिंग का मतलब सर, स्टेप्स में स्टेप बना दिए जाए, जैसे हम पौड़ी नहीं बना देते, सीढ़ियां बना देते, ऐसे 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 ऐसे, तो सीढ़ियां बनाई जाती है ऐसे 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 नीचे चलती जाए, सीढ़ी नुमा खेती करी जाए। सीढ़ी नुमा खेती करने से यही, जैसा कि काउंटर बंडिंग होती है इसमें तो बड़ी बड़ी स्ट्रिप होती है, उसमें छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती हैं, उनकी वजह से भी वाटर की वजह से जो नुकसान होने वाला था फसलों को, या मिट्टी का कटाव होने वाला था, या पानी बह के ही चला जाता था, मिनरल सारे बह जाते थे, उनसे बचा जा सकता है स्टेप क्रॉपिंग या फिर ट्रेसिंग करके। ठीक है भी। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ इम्बैंकमेंट। अर्थ इम्बैंकमेंट मतलब अर्थ के कुछ हिस्सों को कहीं से ज्यादा गहरा कर दिया, कहीं से ऊंचा कर दिया, कहीं से ज्यादा नीचा, उबड़ खाबड़ बना दी, टोपोग्राफी सिस्टम, जिसकी वजह से जो वाटर की वजह से जो बहुत तेज फ्लो की वजह से नुकसान होने वाला उससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम। चेक डैम क्या होते हैं, छोटे छोटे डैम बना दी जाएंगे। डैम मतलब जहां पे पानी को इकट्ठा कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा, जो भी पानी बहुत तेजी से आ रहा है उसको एक जगह स्टोर कर लिया, जब जरूरत पड़े जब उसको यूज कर लेंगे, इसको कहते हैं चेक डैम। बहुत बड़े डैम तो बहुत बड़े होते हैं, छोटे डैम बनाए जाते हैं जो एक एरिया के अकॉर्डिंग, छोटे छोटे डैम जिनमें पानी को इकट्ठा कर लिया जाएगा, बाद में जरूरत पड़ने पर उसको यूज कर लिया जाता है, उसको चेक डैम कहते हैं। समझ में आया। कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स। फार्म पॉन्ड का मतलब होता है छोटे छोटे जो पॉन्ड बना लिए जाएंगे, जिनके अंदर फार्मर अपने खेतों का जो भी पानी वेस्ट, जो ज्यादा अगर वाटर लॉगिंग की कंडीशन या जल भराव की कंडीशन, तो उसके अंदर पानी छोड़ देंगे, और जब उस पानी की जरूरत पड़ेगी बाद में, जब पानी की कमी होगी तब उसको यूज कर लेंगे, इसको कहते हैं फार्म पॉन्ड। ठीक है सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, अभी पानी बहुत तेजी से अपने खेतों की तरफ बहता हुआ आ रहा है, हमें लग रहा है कि हमारी मिट्टी को, हमारी फसलों को, सबको डैमेज करके ले जाएगा, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, डाइवर्जन, रास्ते में कुछ रुकावट पैदा करनी पड़ेगी, उसके रास्ते को बदलना पड़ेगा, पानी के फ्लो को, जो कि वेस्ट लैंड पड़ी है कहीं जहां पे कोई नुकसान होने की संभावना नहीं, उस तरफ वो पानी बहता हुआ चला जाए, वहां जो भी नुकसान करे करे, परंतु जो क्रॉपिंग लैंड थी उसको बचाया जा सके, ऐसे इसको डाइवर्जन कहते हैं। गली कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर। गली कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, गलियों के, जैसे मान लो कोई खेत है, खेत के अंदर जो पानी है बहुत तेजी से फ्लो होकर एक नाली के अंदर चल रहा है, तो ऐसे नालियां बना दी जाए, गली बना दी जाए, जिसके अंदर वाटर उनके अंदर तेजी से फ्लो होकर उनमें चला जाए, और जबकि फसलों के अंदर से वो तेजी से फ्लो ना हो, तो इस वजह से जो फसलों का नुकसान हो रहा है या सोइल इरोजन की कंडीशन जो फील्ड के अंदर आ रही है उससे बचा जा सकता है। ठीक है सर। प्रोवाइडिंग वेजिटेटिव एंड स्टोन बैरियर। वेजिटेटिव बैरियर मतलब रास्ते में कहीं पेड़ खड़े कर दिए, पेड़ उगा दिए, घास उगा दिया, घास फूस उगा दिया, ये तरीका, या स्टोन बैरियर लगा दिए। स्टोन बैरियर की वजह से पानी की स्पीड को भी स्लो करेगा, और उसके अंदर जो मिनरल वगैरह वगैरह बह के जा रहे थे उससे भी बचा जा सकेगा। अरे समझ में आया, इंजीनियरिंग मेजर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं वाटर शेडिंग की कंडीशन से, वाटर शेड को इकट्ठा करने के लिए पानी को, और जो उससे नुकसान हो रहे थे उनसे बचने के लिए ऐसा ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, सम ऑफ द वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर आर एज फॉलो। ये बताए गए हैं कुछ इनमें से वाटरशेड जो हमें यूज करने चाहिए वाटरशेड मैनेजमेंट में। देखो सबसे पहले दे रखा है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, बॉर्डर बर्ड्स और फर्रो। बॉर्डर बर्ड्स और फर्रो का मतलब क्या है, जो मान लो एक खेत है उसके अंदर क्या बना दी जाए, बॉर्डर्स बना दी जाए, अलग अलग कैरियां बना दी जाए, जिसमें कि पानी का फ्लो उनके अंदर होता रहे, या उनके अंदर पानी ठहरे, अलग 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 पूरे में एक साथ ना फैले, रन ऑफ की प्रॉब्लम ना हो। फर्रो बना दी जाए, पानी के भरने में भी सुविधा हो और पानी उनके अंदर ठहरा जाए, रन ऑफ की प्रॉब्लम ना हो, सीपेज की प्रॉब्लम ना हो, लॉस ऑफ वाटर से बचा जा सके, बॉर्डर बैंड्स या फिर फर्रो बना दिए जाए। दूसरा कंटूर बंड्स, अभी बताया था, ग्रैंड बंडिंग, ग्रेंटेड बंडिंग क्या होती है, जैसे कंटूर बना दिए जाए जिससे कि एकदम वाटर की स्पीड को स्लो करके उसको उसके लॉस से बचा जा सके। सही है सर।
बेंच ट्रेसिंग या स्टेप क्रॉपिंग करी जाए सीढ़ी नुमा, तो इसमें क्या होता है, ऐसे 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 बना दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। इससे पानी धीरे धीरे आएगा और पानी की स्पीड को स्लो करके उससे मिनरल्स का, वाटर का, सॉइल का इरोजन से बचा जा सकता है। माइक्रो कैचमेंट और स्लोपिंग लैंड। माइक्रो कैचमेंट होते हैं छोटे छोटे खड्डे नुमा, गड्ढे बना दिए जाएं, डिच बना दिए जाएं, जिनमें पानी ठहर जाए, और जो पूरी जमीन है, पूरी जो लैंड एरिया है, उसमें पानी का ठहराव ना हो, उन डिंचेज में पानी ठहरता रहे, उनमें चाहे फसल ना हो, परंतु माइक्रो कैचमेंट बना दिए जाते हैं। जिसमें कि स्लोपिंग लैंड होती है, जहां पे स्लोप 6% से ज्यादा होता है, वहां पे ऐसा किया जाता है। चेक डैम में अभी मैंने बताया, छोटे छोटे डैम जिनमें पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में जब जरूरत पड़ती है तो उनको यूज कर लेते हैं। परकोलेशन पॉन्ड देखो, एक तो होता है पॉन्ड और एक होता है परकोलेशन पॉन्ड। पॉन्ड तो वो होता है जिसमें पानी को इकट्ठा किया, बाद में जरूरत पड़ने पे यूज कर लिया। परकोलेशन पॉन्ड में पानी कंटिन्यूस ठहरा रहेगा, उसके अंदर ही रहेगा और इनफिल्ट्रेट होके नीचे जाता रहेगा, पानी का रिसाव होके जमीन के अंदर जाएगा, और ये जमीन के वाटर को, इनलैंड वाटर को रिचार्ज करने का एक तरीका माना जाता है परकोलेशन लैंड। इसमें पानी को बस रोक दिया जाएगा और इसको अंदर ही खत्म होने दो, धीरे धीरे रिस के जमीन के अंदर ही जाने दें, इसको कहते हैं परकोलेशन पॉन्ड। और स्टोन बैरियर तो तुम समझ ही गए। स्टोन बैरियर क्या होता है, रास्ते में परकोलेशन पॉन्ड समझ लो पहले। तो इसमें पानी, मान लो ये पॉन्ड बना दिया और पॉन्ड के अंदर पानी ठहर गया, पानी बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा कर लिया हमने, इस बहुत बड़ा पॉन्ड है, ठीक है, और ये धीरे धीरे रिस के जमीन के अंदर ही चला जाएगा, ये कहीं यूज नहीं होगा, इसको कहते हैं परकोलेशन पॉन्ड। अब आ गया स्टोन बैरियर। स्टोन बैरियर क्या होता है सर? स्टोन बैरियर का मतलब होता है रास्ते में जो वाटर आ रहा है उसकी स्पीड के बीच में रुकावटें पैदा करें, बैरियर लगा दें, ताकि वो किसी प्रकार का ज्यादा डैमेज ना दे इसके किसी भी क्रॉपलैंड को। अरे समझ में आया क्या? इसको कहते हैं बैरियर। बाधा पैदा करके भी हम वाटर शेड मैनेजमेंट कर सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलें। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनको एक एक करके बताया गया, पर हमने लगभग इनकी सारी बातें तो कर ही ली, हम इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बॉर्डर बेड और फरो। देखो यहाँ पे फरो बनाए गए हैं, बॉर्डर बेड बनाए गए हैं, जिससे कि मैनेजमेंट कर रहा है, वाटर शेड कंडीशन की मैनेजमेंट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। द बॉर्डर बेड और फरो सिस्टम आर लेड विद इन द फील्ड बाउंड्रीज, द लैंड लेवल टेकन एंड इट लैंड्स यूज देयर फाइल एनिमल ड्रोन और ट्रैक्टर ड्रोन। ट्रैक्टर के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू हम ये रीज बना सकते हैं, मोटी मोटी रीज बना देंगे, बॉर्डर्स बना देंगे, जिनके अंदर पानी को आसानी से लगाया जा सकता है। फंक्शन टू कंट्रोल इरोजन और कंजर्व सोइल मॉइस्चर इन द सोइल ड्यूरिंग रेनी डेज। रेनी डेज में जो वाटर है उसको कंजर्व रखना है, उसकी जो मॉइस्चर है उसको बचाए रखना है, और सोइल इरोजन को बचाए रखने के लिए ऐसी विधि का यूज किया जाता है, इसका यही एम है। और ट्रैक्टर और एनिमल के हेल्प से आसानी से बॉर्डर्स या फरो बनाए जा सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है काउंटरबंड्स। यही तो मैं बोल रहा था, देखो ये डायग्राम देखो रे तुम, इसमें सही से समझाया गया है। कॉन्टूर क्या होता है, कॉन्टूर बंड्स कैसे बनाए जाते हैं। ये रन ऑफ वेलोसिटी को स्लो करने, इट हैव टू कंट्रोल द रन ऑफ वेलोसिटी। जो वाटर बहुत तेजी से बहता हुआ जा रहा था और वेस्ट जा रहा था, उसकी स्पीड को कम करने के लिए देखो ये बाउंड्री बना दी गई, बहुत मोटी ये दीवार बना दी गई है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत मोटी मोटी दीवारें बनाई जा रही हैं और इसमें ये गड्ढे किए जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो वाटर का लॉस था, जो रन ऑफ की कंडीशन थी, वाटर की वेलोसिटी थी, वो स्लो हो जाएगी, ठीक है जी। द एम्बैंकमेंट में भी क्लोज्ड और ओपन हो सकते हैं, सरप्लस अरेंजमेंट और प्रोवाइड द वेयर एज नेसेसरी, जहां जरूरत हो वहां करें। इट्स फंक्शन टू इंटरसेप्ट द रन ऑफ फ्लोइंग डाउन एंड स्लोप बाय एनी एम्बैंकमेंट। जो रन ऑफ की कंडीशन है, बहुत तेजी से पानी फ्लो होगा, उसके बीच में कोई बाधा पैदा करने का एक तरीका है काउंटर बंड, ठीक है, काउंटर बंडिंग की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें साइलेंट फीचर क्या क्या है, काउंटर बंडिंग के फायदे क्या हैं वो देख लीजिए। हाँ जी, तो कहाँ की जाती है? इट कैन बी अडॉप्ट ऑन द लैंड सॉइल में, कहीं भी किसी भी सॉइल में की जा सकती है। इट कैन लैंड अप टू 6% स्लोप, जहां पे 6% ऑन ऑल सॉइल्स, हर टाइप की सॉइल में किया जाएगा। पहली बात, इट कैन बी लेड अप टू 6%, जहां पे स्लोप बहुत ज्यादा हो, 6% का स्लोप हो, पानी बहुत तेजी से फ्लो हो रहा, तो उसके बीच में बाधाएं पैदा करी जाती है ताकि उसकी वेलोसिटी को स्लो किया जाए, रन ऑफ की कंडीशन से बचा जा सके, ठीक है। इट हेल्प टू रिटेन मॉइस्चर इन द फील्ड में मॉइस्चर को बनाए रखना और रन ऑफ की कंडीशन को कम करना, यही इसके साइलेंट फीचर्स है। जहां 6% से ज्यादा स्लोप है वहां पे ये किया जाता है। समझ में आया भाई? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बेंच ट्रेसिंग, ये देखो सीढ़ी नुमा खेती करके दिखा रखा है, डायग्राम में देख लें सीढ़ी नुमा खेती कैसे होती है। स्लोपिंग, ठीक है, ये देखो सीढ़ी नुमा खेती है, ये बना रखे बहुत सारे,
ठीक है, समझ में आ रहे हैं सभी को? ये देखो स्लोप नजर आ रहे होंगे हर एक में। इट कंसिस्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप लाइक फील्ड्स अलोंग हाफ कटिंग एंड हाफ फिलिंग होती है। ओरिजिनल स्लोप इज कन्वर्टेड इनटू द लेवल फील्ड में बना दिए जाते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटरवल्स हैं जो कि पानी के स्पीड को स्लो करेंगे, स्लोप्स बने हुए हैं ऐसे ऐसे ऐसे। Its function is that help to bring sloping land and different level strips enable cultivation, जहाँ पे खेती करना पॉसिबल बनाया जा सके, ऐसा करने के लिए ऐसी सीढ़ी नुमा खेती की गई है। ये कहाँ की जाती है? हिली एरिया में मेनली की जाती है। नेक्स्ट, माइक्रो कैचमेंट फॉर स्लोपिंग लैंड। माइक्रो कैचमेंट मतलब छोटे छोटे जो गड्ढे बनाए गए हैं, जहाँ पे मान लो तुम्हें मैं समझाता हूँ, जैसे ये गड्ढा बनाया गया है, इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे एक गड्ढा, इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, जो बाकी जमीन बच गई उसमें फसल को कोई नुकसान नहीं हो रहा, जो गड्ढे हैं उनमें पानी स्टोर होता रहेगा। इसको माइक्रो कैचमेंट स्लोपिंग लैंड कहते हैं। इट इज यूजफुल फॉर द इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन, वहीं पे नमी को बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है, और इरोजन को कंट्रोल करता है किसी भी ट्री क्रॉप की, इरोजन को बचाता है और वहीं पे नमी बनाए। इन सिटू मतलब उसी जमीन के अंदर, एक्सिट होता बाहर जाके, इन सिटू होता अंदर ही, उसी एनवायरमेंट में नमी को बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है। माइक्रो कैचमेंट हो गया। अब है चेक डैम फीचर्स। चेक डैम तो अभी भी बताया मैंने, चेक डैम छोटे छोटे डैम बना लिए जाते हैं जिसमें फिर वाटर बाद में यूज कर लिया जाता है, जब जरूरत होती है कहीं भी यूज कर सकते हैं उसको। अरे समझ में आया? तो देखिए चेक डैम, ए लो हेड डैम नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द गलीज, कंस्ट्रक्टेड ऑन ए स्मॉल स्ट्रीम एंड लॉन्ग गलीज फॉर्म्ड बाय ए इरोसिव एक्टिविटी ऑफ द फ्लड वाटर। फ्लड वाटर के दौरान जो इरोसिव एक्टिविटी उससे उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये चीजें बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट कट द वेलोसिटी एंड रिड्यूस इरोजन एक्टिविटी को भी कम कर देता है और वेलोसिटी को घटा देता है। द स्टोरेज वाटर इंप्रूव सोइल मॉइस्चर ऑफ द एडजस्टिंग एरिया, वहां पे जो आसपास का एरिया, वहां की जो सोइल है उसके अंदर मॉइस्चर को बनाए रखता है। अलो प्रोपोलेशन टू रिचार्ज द एक्वीफियर। एक्वीफियर क्या होता है? जो ऊपर की लैंड होती है जिसमें से आसानी से पानी रिस के नीचे चला जाए, उसको एक्वीफियर्स कहते हैं, एक्वीफियर्स। ठीक है, उसके उसके अंदर प्रोपोलेशन को रिचार्ज करता है, वाटर के रिचार्जमेंट में हेल्प करता है अगर हमने छोटे छोटे चेकमेंट बना रखे हैं। स्पेसिंग बिटवीन द चेक डैम वाटर सेपरेट ऑफ वन शुड बी बियॉन्ड द वाटर सेपरेट ऑफ द अदर, एक से थोड़ी सी दूर दूसरा तीसरा ऐसे बनाए जाएंगे। हाइट डिपेंड्स ऑन द बैंक हाइट एंड वेरीज फ्रॉम ए मीटर 3 मीटर, और लेंथ वेरी कर सकती है, लेस देन 3 से 10 मीटर तक इनका बीच का गैप भी हो सकता है, और इनकी जो हाइट है वो भी बैंक की हाइट है, किनारों की हाइट है, उन पे डिपेंड करता है। समझ में आया भी? आगे बढ़ते हैं। परकोलेशन पॉन्ड क्या होते हैं? जिसमें पानी को इकट्ठा खड़ा रखा जाएगा ताकि वो नीचे रिस रिस के जमीन के अंदर रिचार्ज करता रहे, जो परमेबिलिटी है सोइल की वो बढ़ाए। ठीक है, सोइल को अच्छा बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। इट्स फंक्शन टू आर्ग्यूमेंट टू ग्राउंड वाटर रिचार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट एक ही लाइन है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है। साइलेंट फीचर, शैलो डिप्रेशन क्रिएट ए लो पोर्शन एंड नेचुरल और डाइवर्ट स्ट्रीम अकर्स परफेबल अंडर जेंटल स्लोपिंग स्ट्रीम वेयर द नैरो वैली एग्जिस्ट। जहाँ पे नैरो वैली जैसी कंडीशन है वहां पे इसको बना दिया जाता है ताकि वहां पे पानी जो है उसको एक जगह इकट्ठा करके जो सोइल की नमी है उसको बरकरार रखा जाए और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके जहाँ पे जरूरत पड़े। लोकेटेड इन द सोइल ऑफ परमिएबल नेचर, जो वहीं पे बनाया जाएगा जहां परमिएबिलिटी अच्छी है, पानी इकट्ठा ही ना रहे, वो नीचे जाना चाहिए, ऐसी सोइल होनी चाहिए। अडेप्टिव वेयर 20 से 30 ग्राउंड वाटर वेल्स फॉर इरिगेशन एग्जिस्ट विद ए जोन ऑफ इन्फ्लुएंस अबाउट 80 से 900 मीटर। 800 से 900 मीटर एरिया के अंदर अगर 20 से 30 ग्राउंड वेल कुएं खुदे हुए हैं, वहां उस एरिया में ऐसा हमें करना चाहिए, रिचार्ज करना चाहिए। जमीन के अंदर पानी जाएगा, मीठा पानी जो वाटर रेनफॉल से आया वो जमीन के अंदर जाएगा, फिर वो वेल्स के थ्रू, कुओं के थ्रू वापस निकाल लिया जाएगा। तो उस जगह पे ये सबसे अच्छा परकोलेशन पॉन्ड होता है। मिनिमम कैपेसिटी में भी अराउंड 5000 मीटर क्यूब या 5000 लीटर भी कह सकते हैं इसको, 5000 लीटर भी बोला जाता है, इतनी कैपेसिटी मिनिमम होनी चाहिए। मीटर क्यूब को 1 लीटर भी बोला जाता है। 5000 लीटर पानी एक जगह पे इकट्ठा एक साथ होना चाहिए। ठीक है, कम से कम मिनिमम कैपेसिटी है ये, तो इससे ज्यादा कितना ही भी हो सकता है। स्टोन बैरियर ये डायग्राम में दिखाया गया है। स्टोन बैरियर बना के पानी के जो स्पीड है उसको स्लो किया जाएगा और दूसरे की खेत की मिट्टी किसी तीसरे के खेत में ना चली जाए, इसके लिए ये दीवारें बाधाएं बनाई जाती है, स्टोन बैरियर कहलाती हैं। अब ग्राउंड वाटर पे आ गए हम। ग्राउंड वाटर क्या होता है सभी को पता है, नीचे जो पानी अंदर इकट्ठा है जमीन के उसको ग्राउंड वाटर कहा जाता है, और उसकी थोड़ी सी बातें पढ़ ली जाए। देखिए जरा
ग्राउंड वाटर वर्ड यूज टू precipitation that is inflate the soil beyond the structure and collect in empty space underground। जो पानी है जमीन के ऊपर गिरा है बारिश से या कैसे भी, वो धीरे धीरे जमीन के अंदर चल कर इन्फ्लेट्रेट होकर एक स्पेस में, बहुत बड़ी एम्प्टी स्पेस में इकट्ठा होता है, उसको ग्राउंड वाटर या वाटर टेबल बोला जाता है। समझ में आया? क्रैक और पोर होते हैं रॉक्स के अंदर भी। क्रैक्स एंड पोर एग्जिस्ट इन द रॉक एंड अनकॉन्सिडरेटेड क्रिस्टल लेयर्स होती हैं मेक अप ए लार्ज अंडरग्राउंड रिजर्वियर वेयर पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इज स्टोर्ड। ये कहता है कि जो जितनी भी तुमने जो रॉक्स देखे हैं उनके अंदर छोटे छोटे क्रैक्स या पोर होते हैं, उनकी क्रिस्टल लेयर से होता हुआ पानी अंडरग्राउंड रिजर्वियर बहुत बड़ा भंडार है उसके अंदर स्टोर होता है, और जो प्रेसिपिटेशन है वो एक जगह पे स्टोर हो रहा है। द ग्राउंड वाटर यूटिलाइज थ्रो कैसे यूज करेंगे? ट्यूबवेल्स की हेल्प से या वेल कुओं की हेल्प से या ट्यूबवेल की हेल्प से इस ग्राउंड वाटर को बाहर निकाल के यूज कर लिया जाता है। यहाँ डायग्राम भी दिखाया गया, देखा, एक्विटार्ड ऊपर की लेयर और जो नीचे जिसमें से पानी सबसे ज्यादा रिश्ता उसको एक्वीफर कहते हैं। एक्विटार्ड ऊपर की लेयर होती है, एक्विटार्ड फिर नीचे भी मिलती है, और ये जो वेल की हेल्प से पानी को बाहर निकालने का प्रोसेस दिखाया गया है। सही है? ये ग्राउंडेड वाटर जो वाटर टेबल है यहाँ स्टोर हो रहा है वो जाके, ठीक है, ये दिखा रखा ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है जी, ये डायग्राम समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ग्राउंड वाटर के अब जो ये लेवल दिखाए गए थे उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, ये भी समझ लीजिए जो मैं बोल रहा था अभी। ग्राउंड वाटर एक्वीफर क्या होता है? जो ऊपर की ये देखो एक्वीफर कहलाता है, ग्राउंड वाटर एक्वीफर ये वाला, ठीक है, जिसमें वाटर जाके स्टोर हो रहा है। परमिएबल स्ट्रेटम भी बोलते हैं, ए लेयर ऑफ ए सेट ऑफ रॉक और अर्थ के अंदर एक लेयर है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ परमिएबल मटेरियल, जो कि पूरा परमिएबल है, पानी को आसानी से जाने देता है, विच इज कैपेबल टू यील्ड एप्रिसिएबल क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर अंडर ग्रेविटी इज नोन एज एक्वीफर। जो अंडर ग्रेविटी आसानी से पानी को रिसने दे, परमिएबिलिटी अच्छी हो और पानी को ग्राउंड के अंदर जाने दे ग्रेविटी के अंडर, उसको कहते हैं एक्वीफर। आसानी से जिसके अंदर से वाटर जा सके, क्रॉस हो सके, ऐसी सोइल को क्या कहा जाता है? एक्वीफर, जो लैंड के अंदर बनी हुई है। समझ में आया भी एक्वीफर के बाद अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, और भी है एक्वी क्लाउड और एक्वीक्वार्ड और एक्वीफ्यूज। अब इन पे भी चर्चाएं कर लेता हूं, अब बातें चल ही पड़ी तो सारी बता दी जाए। देखिए जरा, एक्वीक्लाउड क्या होता है? एक ऐसी मिट्टी, ऐसी कले या ऐसी लेयर हमारी लैंड के अंदर जो कि पानी को रिस के आगे जाने ही ना दे, कैपेबल ही ना हो, ट्रांसमिट ना करे, बस स्टोर कर सके। वाटर को स्टोरेज तो अच्छी रखे, वो कले या वो मिट्टी वाटर की स्टोरेज तो फुल रखती है, वाटर को सिग्निफिकेंटली स्टोर कर सकती है, पर आगे ट्रांसमिट करने में कैपेबल नहीं। ऐसी लेयर को एक्वीक्लाउड कहा जाता है, और इसी एग्जांपल है कले, जो कले मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो ऐसा कर सकती है, एक्वीक्लाउड का एग्जांपल है। देखिए लिखा है, व्हेन एक्वीफर इज ओवरलैड बाय द कन्फाइंड बेड ऑफ इम्प्रीवियस मटेरियल, इसमें इम्प्रीवियस मटेरियल होता है जो प्रीवियस नहीं वाटर को जाने के लिए, देन द confined bed of overburden is called aquicloud. It is a geological formation that can store significant amount of water but does not have capable to transmit a significant amount of water. उसको स्टोर करने के लिए योग्य है पर उसको ट्रांसमिट नहीं करती, और इसका बेस्ट एग्जांपल है कले, इज एन आइडियल एग्जांपल ऑफ एक्वीक्लाउड। याद हो जाएगा, कले है इसका एग्जांपल एक्वीक्लाउड। आगे सोइल पूरा डिटेल में मैं सोइल पढ़ाने वाला हूँ, इस पे 2 या 3 लेक्चर सोइल पे आने वाले हैं हमारे, और उसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे। वहां पे कले क्या है, सैंड क्या है, लोमी सोइल क्या है, सारा पता लग जाएगा तुम्हें। एन एक्विटार्ड क्या होता है? एक्विटार्ड होता है सर इसका उल्टा, जो पानी को आराम से आसानी से अपने अंदर से गुजरने दे और स्टोर ही ना करे और ट्रांसमिट अच्छा करे, वो कहलाता है एक्विटार्ड। देखिए, इट इज डिफाइंड जियोग्राफिकल फॉर्मेशन दैट कैन स्टोर some water well and transmit water in the relatively low rate compared to the aquifer. Aquifer क्या होता है? जो स्टोर भी कर सके और ट्रांसमिट भी कर सके, पर स्टोर तो ज्यादा करे और ट्रांसमिट कम करे, ऐसी को कहते हैं एक्विटार्ड। और जो सिर्फ स्टोर करे ट्रांसमिट ना करे वो क्या था? एक्वीक्लाउड था। ठीक है। सैंड जो कले है वो आइडियल एग्जांपल माना जाता है एक्विटार्ड का। इट टेल और पुअरली फ्रैक्चर्ड इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, पुअरली फ्रैक्चर्ड में छेद हो, छोटे छोटे पोरस हो, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक है, वो भी इसके ही एक्विटार्ड के एग्जांपल है, जो कि पानी को स्टोर तो लंबे समय तक रख सकते हैं पर ट्रांसमिट बहुत धीरे धीरे करते हैं।
ठीक है भाई। आगे एन एक्यूफ्यूज, एक्यूफ्यूज एक ऐसा है जो ना ही तो स्टोर कर सकता ना ही ट्रांसमिट कर सके। ऐसी जो हार्ड रॉक्स होती हैं, सॉलिड रॉक्स होती हैं, इग्नियस या ग्रेनाइट्स रॉक होती हैं, जिनमें के अंदर ना ही तो स्टोर हो पानी और ना ही उनके अंदर से बह के जाए, ट्रांसमिट हो, ना उनमें कोई पोर है, ना वो सॉलिड है पूरी तरह से, ना तो वो स्टोर करेंगे अंदर पानी को जाने देंगी, ना बाहर ट्रांसमिट करेंगी, तो ऐसी रॉक को कहा जाता है एक्यूफ्यूज। It defined as a geological formation that can neither store nor transmit water. Solid granite is an ideal example of a aquifers. आगे समझ में, solid granites होते ना तो पानी को स्टोर करेंगे ना ट्रांसमिट करेंगे। ये एग्जांपल किसके माने जाएंगे बोलो? ये माने जाएंगे एग्जांपल एक्वीफ्यूज। अब है टाइप ऑफ एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज के टाइप है, यहीं पे लेक्चर फिनिश होने वाला है, देखिए जरा। अनकॉन्फाइंड एक्वीफर और नॉन आर्टिसियन एक्वीफर। अनकन्फाइंड एक्वीफर या नॉन कार्टिसियन एक्वीफर, और दूसरा होता है कन्फाइंड एक्वीफर या आर्टिसियन एक्वीफर। ठीक है भाई, यहीं पे ये लेक्चर समाप्त हो जाता है। मैं थोड़ा सा बता दूं एक्वीफर का मतलब क्या है। एक्वीफर वो जगह है जहां पे पानी को स्टोर किया जाएगा लैंड के अंदर। वाटर जो इनलैंड वाटर होता है ना, उसका जो टेबल है उसके लिए ये बनाए गए हैं। अनकन्फाइंड एक्वीफर या नॉन कन्फाइंड होता है जिसकी कोई लेयर फिक्स नहीं है, जिसमें से कितना ही पानी ट्रांसमिट होकर स्टोर हो सकता है। कन्फाइंड होता है जो पर्टिकुलर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को अपने अंदर स्टोर रख सके और आगे ट्रांसमिट ना होने दे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। मैं आज वाटर शेड के बारे में हर एक बारे में नॉलेज होगी, यहां तक ज्यादा जरूरी था, स्टोन बैरियर तक। ये वाटर लेवल पे तो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा मेरे को पता है, पर जो ये वाटर शेड की मैनेजमेंट वाला है, यहां से क्वेश्चन आने की 100% संभावनाएं हैं। तो ये जो टाइप्स तुमने पढ़े हैं, ये तरीके पढ़े हैं, इनको रिवाइज करें और ध्यान दें इसको। बस ये एक ऐसा लेक्चर है जिसको बस एक बार पढ़ लो, थोड़ा सा इसमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है, बस एक बार में ही याद हो जाएगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, वो ये स्लाइड है जो तुम्हारे सामने अभी दिखाई दे रही है। तुम्हें जो स्लाइड तुम्हें अभी सामने दिखाई दे रही है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, खुश रहें।